हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के 5 सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रहेगा। पहला सवाल CDS का PYQ है। सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। हम देखेंगे NCERT से पूछा गया सवाल है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फोर्सेस की जो इन्फ्लुएंस करती हैं ओशन करंट्स को। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगी। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून एंड कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून जो है ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है ओशन करंट्स को, है ना। तो ऑप्शंस जो हैं उनके बेसिस पर हमारा आंसर रहता है। अब यहां पर अगर आप देखें तो अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो यहां बताया जा रहा है ओशन करंट्स को 2 तरह की फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती। पहली फोर्सेस है प्राइमरी फोर्सेस जो इनिशिएट करती है मूवमेंट ऑफ वाटर को, और सेकेंडरी फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करती हैं करंट्स को आगे फ्लो करने के लिए। अब हमारे सवाल में प्राइमरी फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट आर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी एंड कोरियोलिस फोर्स। अब ना प्राइमरी फोर्सेस इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स से आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि जो फोर्सेस ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं उनके बारे में लिखना है। तो अगर कैटेगोरिकली सवाल में प्राइमरी फोर्सेस ही पूछी जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी 4 फोर्सेस की वहां पर बात करनी है। इसीलिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है कि क्वेश्चन में कोई प्रिसाइज चीज आपसे पूछ ली जाए। अब अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, पहले पॉइंट कहता है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज को हीट करते हैं ना, वो एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग। यहां लिखा भी गया है कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, उसकी वजह से पानी एक्सपैंड होगा, इट कॉजेज वाटर टू एक्सपैंड। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? ये ना कंपैरिजन करते हैं लेट्स से इक्वेटर का और हायर लैटिट्यूड से, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स होती है ना। इसके बियॉन्ड सन की रेज स्लांटिंग है ना। यानी कि अब अगर मैं कंपैरिजन करूं इक्वेटर पे, तो मुझे पता है यहां पे सोलर एनर्जी का इंसुलेशन का इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। तो वही वो कह रहे हैं कि क्योंकि इक्वेटर के पास सोलर एनर्जी का इंपैक्ट ज्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वहां पे पानी एक्सपैंड कर रहा है, यानी जो वाटर है इक्वेटर पे वो राइज कर जाता है एज कंपेयर टू लेट्स से मिडिल लैटिट्यूड जहां पे उतना इंपैक्ट नहीं है सोलर एनर्जी का। वही वो कह रहे हैं कि क्योंकि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपैंड, इसीलिए इक्वेटर के पास पानी का लेवल 8 सेंटीमीटर हायर है एज कंपेयर टू मिडिल लैटिट्यूड्स। अब इससे क्या होगा? एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा और ग्रेडियंट की वजह से जो है पानी डाउन द स्लोप आता है। तो ये पहला पैरामीटर था। दूसरा, अब मैं विंड और कोरियोलिस फोर्स को साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए, अब ये देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ऐसा क्यों है कि इनकी डायरेक्शन इसी तरफ है? रीजन भी ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है। यानी लर्निंग क्या हुई? विंड तो जी ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। एग्जाम्पल बताने का आइडिया ये है कि अगली बार अगर आप कंटेंट भूल जाएं, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल याद है, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट्स के रेफरेंस में सोच सकते हैं। तो विंड्स तो जी इंपैक्ट कर रही हैं। अब एक स्पेसिफिक चीज समझते हैं। लेट्स से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही थी और आगे आ जाए जी हमारे पास लैंड मास, तो क्या होगा? करंट को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इवेंचुअली क्या होगा? इस पे कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट होगा, साथ ही साथ विंड्स का भी इंपैक्ट होगा। तो आप देखेंगे ये पूरी सर्कुलेशन हमारी बन जाएगी। इसी को अगर हम मैप में देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही है, लैंडमास आ गया, टर्न करना पड़ा। सिमिलरली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रही है, लैंडमास आ गया, टर्न करना पड़ा। कोरियोलिस इफेक्ट का इंपैक्ट है, विंड्स का इंपैक्ट है, हम देखेंगे अब ये पूरी की पूरी सर्कुलेशंस बन जाएंगी।
इन सर्कुलेशंस को कहते हैं हम जायर्स। और ये जो स्पेसिफिक जायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सरगासोसी। इसका मतलब है यहां से हमें एग्जाम्पल मिल जाता है कि विंड और कोरियोलिस फोर्स भी इंपैक्ट कर रहे हैं ओशन करंट्स को। वहीं अगर हम ग्रेविटी की बात करें, यहां देखिए बताया गया है ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइप, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। तो 4 प्राइमरी फोर्सेस को आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ कैन वन डिटरमिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस। क्या पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें बस सोचना है कि क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। केवल टेम्परेचर, केवल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दोनों, या फिर परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। याद रखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए दोनों टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखें ना, रिलेटिव यानी एज कंपेयर टू समथिंग, कुछ ऐसा रेफरेंस आना चाहिए। अब डेफिनेशन देखिए, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जो भी हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी आता था, आपको समझ में आ गया कि यहां जो भी हो रहा है ना दैट इज एट अ गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो जी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। हाउएवर थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं पार्सल ऑफ एयर में, है ना। लेट्स से टोटल यूनिट ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर जो हो सकते थे, मैक्सिमम कैपेसिटी लेट्स से 100 यूनिट्स की है, लेकिन प्रेजेंटली वहां पे 20 यूनिट ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर प्रेजेंट है इनटू 100। इसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 20%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से टोटल कैपेसिटी का मैंने बात की इस पार्सल ऑफ एयर में, ऑफ कोर्स एट अ गिवन टेम्परेचर, तो मैंने बोला लेट्स से 100 यूनिट्स ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर टोटल आ सकता है, लेकिन इस समय 80 यूनिट्स ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर प्रेजेंट है इनटू 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई 80%। अब मुझे सोचना है कि इस क्वेश्चन से मैं इसको कैसे रिलेट करूं, तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पे जाऊंगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब अभी हमने देखा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमने पूरा फॉर्मूला ही देख लिया, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो जी इंपॉर्टेंट है। और हमने डेफिनेशन में देखा था टेम्परेचर का भी रेफरेंस है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होगा। रादर एनसीईआरटी में बताया भी गया है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर जो है उस पार्सल ऑफ एयर का वो बदलेगा, है ना। और अगर वो बदलेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी तो बदलेगी, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे ये दोनों पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रादर इन सभी चीजों का ना एक्सप्लेनेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट एक क्विक जो है रेफरेंस बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 CDS PYQ है, which of the following crops is not cultivated under dryland farming। अब ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है नॉट कल्टिवेटेड शुगर केन, नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग। हाउएवर यहाँ ना कॉन्सेप्ट पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। अब NCERT में ना एक ड्राईलैंड फार्मिंग दी गई है, एक वेटलैंड फार्मिंग दी गई। ड्राईलैंड फार्मिंग में ड्राई है ना, सोचने का मतलब है कि रेनफॉल शायद कम हो सकती है ना, अगर मुझे सिर्फ एक लॉजिकल गेस लेना हो। अब वो कह रहे हैं ये लार्जली कन्फाइंड है उन रीजन्स में जहां पे रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर्स होगी। वेटलैंड फार्मिंग में वो कह रहे हैं भाई रेनफॉल तो ज्यादा ही है, रादर इट इज एन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। इन रीजन्स में फ्लड्स भी आ सकते हैं, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। यहाँ पे जो वेटलैंड फार्मिंग है वो बता रहे हैं यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, जूट एंड शुगर केन। तो शुगर केन जो है ये वेटलैंड फार्मिंग से जुड़ा हुआ है।
तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले फास्ट ट्रैक बैच के बारे में जरूर जान लें। अगर आपने अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी है तो इस बैच के बारे में जानकारी जरूर लें, बहुत ही एफिशिएंटली आपकी तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन CDS PYQ सवाल कहता है which of the following countries is not situated in the region between Caspian Sea and Black Sea। तो यहां पे ना आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन की बात हो रही है, तो आपने सोचना है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच का रीजन है ना। तो मैं आपको दिखाती भी हूं, चलिए आंसर यूक्रेन है पर मैं आपको मैप दिखाती हूं। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, यूक्रेन देखिए कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा। यहां पर जब आप देखेंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आएगा, यूक्रेन यहां पर नहीं है। तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, यूक्रेन, दैट इट इज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन CDS का PYQ है। सवाल कहता है इनमें से कौन से स्टेट्स में जूट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड नहीं होता। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में जूट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड नहीं है। सिग्निफिकेंटली यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ना मैं आपको मैप दिखाती हूं, यहां पर NCERT का मैप है। जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स अगर हम देखें है ना, तो आप देख सकते हैं आइडिया हमें मेजॉरिटी यहीं से हो जाता है। हाउएवर यहां पर मैं फोकस करना चाहती हूं जूट इंडस्ट्री पे। NCERT में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करके एक चैप्टर है, वहां पे ना जूट के बारे में कुछ कंटेंट दिया गया। तो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए प्री इंडिपेंडेंस बंगाल जो था वो जूट के लिए जो है बहुत ही बढ़िया माना जाता था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट बांग्लादेश अलग हो गया, पार्टीशन हो गया। तो हुआ क्या, पार्टीशन के समय पे जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। तो एक विभाजन उस समय देखा गया। फिर भी आज जब आप बात करते हैं तो इंडिया, बांग्लादेश दोनों का ही नाम जूट इंडस्ट्री में काफी ऊपर आता है। अब मेंस में एक टॉपिक बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो यहां पर आप देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जूट इंडस्ट्री इन द हुगली बेसिन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों हुगली बेसिन में जूट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। अब डायरेक्ट पॉइंटर्स NCERT में दिए गए हैं। सबसे पहले जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की प्रॉक्सिमिटी है। आप देखिए जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है, यानी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, कि अगर आपको फैसिलिटेट करना है मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, प्लस पानी की अवेलेबिलिटी है रॉ जूट की प्रोसेसिंग के लिए। आसपास के स्टेट से लेबर की अवेलेबिलिटी है। वहीं कोलकाता की बात करें तो एक लार्ज अर्बन सेंटर है दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज यदि जूट को एक्सपोर्ट भी करना हो। तो एक एडिशनल टॉपिक आपका यहां से कवर हो जाता है मींस का, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज। कैटेगोरिकली यहां पर हुगली बेसिन की बात हो रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मीनवाइल ज्योग्राफी के बैचेस शुरू हो चुके हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।